मेरे ससुर के पास जो भी औरत बच्चे के लिए आती वो उनको एक कमरे में ले जाते। वह प्रेग्नेंट हो जाती। एक रात मैं छुप के उस कमरे में चली गई और कुछ दिन बाद पता चला मैं तो पेट से हूँ। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि मेरे पति तो विदेश में थे। फिर अगले दिन दोबारा उस कमरे में गई तो मेरे साथ बाचपन के इलाज के नाम पर आजकल ऐसे घिनौने खेल खेले जाने लगे हैं कि जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। कभी कोई बाबा बनकर औरत की इज्जत उतारता है तो कभी कोई नकली डॉक्टर उसे बर्बाद कर देता है। हमारे गांव में किसी औरत की इज्जत को बर्बाद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ औलाद की खातिर औरत को नर्क में झोंक देते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद अगर औरत प्रेग्नेंट ना हो तो हम उस पर बाज का धप्पा लगा देते हैं। उसका जीना दूभर कर दिया जाता है और इसी वजह से औरतें इलाज के नाम पर बर्बाद होने को भी तैयार हो जाती हैं। मेरी यह कहानी भी एक ऐसे ही सच को खोल रही है जहां बहुत सी औरतों ने इलाज के नाम पर अपना सब कुछ गंवा दिया। जमाने के तानों से बचने के लिए इलाज के नाम पर वो ऐसे दरिंदे की शिकार हो गई कि सोचकर रूह कांप जाती है। जानकर आपके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी कि कैसे कुछ लोग औरत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम संध्या है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहाँ मेरा एक ससुर मौजूद था और एक बीमार सास जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरा पति विदेश में रहता था, जो शादी के अगले ही हफ्ते विदेश चला गया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए ससुराल निभाना बहुत ही आसान होगा। ना ही ससुराल में ज़्यादा लोग थे और ना ही सास की हालत ऐसी कि वो मेरे किसी भी मामले में कुछ कहती, और मेरी कोई ननद भी नहीं थी। मेरा पति अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और मुझे लगा कि पति के विदेश चले जाने के बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हो गई और अपनी मर्जी से सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन ये भेद तो शादी के बाद खुला कि ये रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है। मेरा ससुर एक 60 साल का बूढ़ा था, लेकिन देखने में ऐसा लगता जैसे वह अभी भी जवान हो। हर वक्त बालों को तेल से जमाए तैयार रखता। कभी कभी तो मुझे उसकी तैयारी देखकर हंसी आ जाती। इतने बुढ़ापे में ना जाने क्यों मेरे ससुर को जवानी चढ़ी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि वो बाज औरतों का इलाज करता है और जो भी औरत इलाज करवाती है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। मेरे ससुर के पास आने वाली कोई भी औरत खाली झोली नहीं लौटती थी। लेकिन जो बात मेरी समझ से बाहर थी वो मेरे ससुर के इलाज का तरीका था। हम शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां ज़्यादातर गरीब लोग थे जो हॉस्पिटल की महंगी फीस और टेस्ट का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये पुराने ज़माने का बना हुआ एक टूटा फूटा सा इलाका था जहां पुरानी हवेली के ऊपर ही छोटे छोटे मकान बना दिए गए थे। हमारे आसपास के सारे घर भी इसी तरह की थी। जब कोई औरत औलाद के लिए परेशान होती तो वो मेरे ससुर के पास चली आती। मेरे ससुर का नाम दूर दूर तक चलता था कि वो बिना पैसे लिए ही बाज औरतों का इलाज कर दिया करता है। गरीब औरतों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। इसलिए हर दिन कोई ना कोई औरत हमारे दरवाजे पर मौजूद होती है। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती थी, ना ही मेरे ससुर कोई डॉक्टर थे ना ही पढ़े लिखे थे, फिर भला वो बाज औरतों का इलाज कैसे कर देते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे ससुर के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई कि क्या इस तरह की कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए मुझे शर्म आती थी और सास तो बात करने के काबिल ही नहीं थी और ना जाने वो मुझसे इशारों में क्या कुछ कहती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था। मेरे ससुर का एक कमरा था जहां वो औरतों का इलाज करते थे, लेकिन उस कमरे में मेरा जाना सख्ती से मना था और ना ही कोई और उस कमरे की तरफ जाता था। मेरे ससुर उस कमरे में बाज औरतों को लेकर चले जाते थे। कुछ घंटे के बाद वो औरत जब वापस जाने के लिए निकलती तो उसका हाल बहुत ही अजीब होता। उसके चेहरे पर मुझे खौफ सा महसूस होता
और ऐसे लगता जैसे वो बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। उसके चेहरे की रंग भी उड़ी उड़ी सी होती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमें खबर मिलती कि वो औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। कई बार मैंने इलाज के लिए आने वाले औरत को वापसी में रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर कमरे में ले जाकर ऐसा कौन सा काम करता था कि औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी कोई औरत ना रुकती और तेज़ी से हमारे घर से निकल जाती। उसके चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे किसी शक का एहसास होता। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए यही समझती रही कि शायद मेरे ससुर को कुछ मालूम होगा जिससे वो इलाज करते हैं। मगर मेरे अंदर एक जुनून जन्म ले चुका था कि उस कमरे में ऐसा क्या होता है कि जिस औरतों का इलाज वहाँ होता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जबकि आज के दौर में तो कोई डॉक्टर भी इलाज में महीनों लगा देता है। और मेरे ससुर तो इलाज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेते थे। एक दिन सच जानने के लिए मैं चुपके से उस कमरे में दाखिल हो गई और मेरे ससुर शायद कहीं गए हुए थे, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने उन्हें नहीं देखा था। यही मौका था कि उस कमरे का सच जान सकती थी। मुझे यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति विदेश में था। इसलिए खामोशी से मैं उस कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सिवाय अंधेरे के मुझे और कुछ समझ न आया। अंधेरे में ही ना जाने मैं किसी चीज़ से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई। मेरे सर में दर्द हो रहा था, साथ ही पूरा शरीर भी दर्द कर रहा था। सर पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं बहुत मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे में आ गई और कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी इस कमरे में जाकर सच का पता लगाऊंगी, लेकिन उस दिन के बाद मेरे ससुर घर से बाहर ही नहीं निकले, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल सका। एक दिन मैं बाजार गई तो वहाँ मुझे एक औरत नज़र आई जो हमारे घर से इलाज करवा कर गई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी याद था, क्योंकि जिस बदहवासी के आलम में वो कमरे से निकल कर गई थी, मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया और उसे आवाज़ देकर रोका तो वह रुक गई। मैंने उसे नमस्ते करके बताया कि मेरा नाम संध्या है और मैं अपना बाज का इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ और मैंने सुना है कि आपने भी एक बूढ़े आदमी से अपना इलाज करवाया है। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग बदल गया और वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो इस कदर जल्दी में निकली कि मैं रोक भी ना पाई। पहले भी मुझे इसका अंदाज कुछ अजीब लग रहा था और आज तो मैं पूरी तरह सोच में पड़ गई थी कि ऐसी क्या बात है कि मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय उसने भाग जाना अच्छा समझा। दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। मैंने सामान खरीदा और थकी हारी घर वापस लौट आई। गर्मी से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के साथ साथ चक्कर आना भी शुरू हो गया। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और खुशबू से ही मेरा जी मचलाने लगा। मुझे अपनी तबीयत का ये बदलाव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया और टेस्ट पर आने वाली 2 लकीरें देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह कैसे हो सकता था? मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जबकि मेरा पति तो विदेश में था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे दामन पर बाज होने का धब्बा नहीं था, लेकिन बदकिरदारी का दाग जरूर लगने वाला था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरी सास इशारों ही इशारों में मुझसे मेरे रोने का कारण पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे क्या बताती कि उसकी बेटे के न रहने से भी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। बेल बजने की आवाज़ पर मैं अपनी सास के पास से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत सी
कम उम्र की लड़की खड़ी थी जो कहने लगी कि वो अपने बाजपन का इलाज करवाने के लिए आई है। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि उस कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बेहोश हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई? उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैंने उसे झूठ कह दिया कि अभी मेरे ससुर घर पर नहीं हैं, वो 2 दिन बाद आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मायूसी से वापस जाने के लिए पलट गई। मेरे लिए इससे ज़्यादा सब्र करना असंभव था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उस कमरे में घुसती चली गई। लेकिन मैंने अपने हाथ में मोबाइल का टॉर्च जला लिया। आज मैं अंधेरे में टकराकर गिरना नहीं चाहती थी, बल्कि रोशनी में सच्चाई देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में एक जान पल रही थी। रोशनी हाथ में लिए उस कमरे में दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई हूँ। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा 60 साल का बूढ़ा ससुर ऐसी हरकत भी कर सकता है। कुछ घंटों में सच जानने के बाद मैं उस कमरे से बाहर तो निकल आई, लेकिन साथ ही साथ मेरे जिस्म से जान भी निकल गई थी। ये कैसा खेल रचाया जा रहा था जिससे हर कोई बेखबर था। मैं बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे के बारे में दुनिया को क्या बताऊंगी। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मैं एक गरीब घर की बेटी थी और मेरी शादी के वक्त ही मेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया था कि संध्या कभी पलटकर हमारे घर ना आना, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों ही मर चुके थे। अपनी भाभीयों के लिए मैं बोझ थी, इसलिए जैसे ही मेरे लिए संजीव का रिश्ता आया, मेरी भाभीयों ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और मुझसे छुटकारा पा लिया। मैंने शादी के दिन ही पहली बार संजीव को देखा था और मुझे कुछ सुकून का एहसास हुआ था कि जल्दीबाजी में ही सही, लेकिन मेरे भाइयों ने गलत फैसला नहीं किया था। संजीव बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने 1 हफ्ता मेरे साथ बहुत ही प्यार से गुजारे, लेकिन उसके बाद मुझसे जुदा होकर वो विदेश चले गए। जाते जाते वो मुझसे कहे कि मैं उनकी बीमार माँ का ख्याल रखूं और उनके पापा के कामों में ध्यान ना दूं। उस वक्त उनकी यह बात मुझे समझ नहीं आई थी कि जाते जाते वो मुझे ये बात क्यों कह रहे थे। मैं भला उनके पापा के कामों में ध्यान क्यों दूंगी? लेकिन अब ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। संजीव के जाने के बाद मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। संजीव के जाने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत ना हुई। मेरे ससुर हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं उनके इलाज वाले कमरे से दूर रहूं, क्योंकि इस तरह उनके काम में रुकावट आती है। मैंने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन मेरे अंदर की शक ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनके बात के खिलाफ जाऊं। मेरे ससुर अक्सर अगरबत्तियां जलाकर उस कमरे में ले जाया करते थे। मुझे तो यही लगता था कि शायद वो कोई तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने ससुर को मंदिर जाते हुए नहीं देखा था। और ये राज मुझ पर अब खुला था कि उस कमरे में आखिर क्या होता था। मुझे बिस्तर पर पड़े रोते रोते ज़्यादा दिन नहीं गुजरा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। वो संजीव का फ़ोन आ रहा था। मुझे फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो संजीव अपने पापा के फ़ोन पर फ़ोन करते और उसके पापा मेरे कमरे में चले आते। यही सोचकर मैंने फ़ोन उठा लिया था। संजीव ने मुझे अपने आने की खबर सुनाई थी और 1 महीने की छुट्टियों पर आ रहे थे। यह बात सुनकर मेरे अंदर जैसे किसी ने नई जिंदगी डाल दी थी। मुझे अपने दामन से बदकिरदारी का दाग धोने का एक मौका मिला था। मैं अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सबसे छुपा ली और पूरा 1 दिन अपने कमरे में बंद रही। अगले दिन फ्लाइट से संजीव घर आ गए। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। संजीव को लगा कि शायद मैं उनकी याद में बेताब थी। कुछ दिन संजीव मेरे साथ गुजार कर वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें खबर सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि ये बात सरासर झूठ थी। पर संजीव की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मेरे सीने से लग गए।
ये खबर शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन ये मेरा दिल ही जानता था कि मैंने किस दिल से उन्हें ये खबर सुनाई थी। संजीव अपने पापा को मेरा ख्याल रखने को कहकर चले गए और मैं एक बार फिर इसी चारदीवारी में रह गई, जहाँ अब मेरा दम घुटने लगा था। कभी कभी मैं सोचती कि हम औरतें भी कितनी मजबूर होती हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम किसी तरह अपने मुंह पर ताला लगा लेती हैं। संजीव के जाने के बाद मैंने कमरे से निकलना कम कर दिया था। घर का काम काज करने के बाद मैं वापस कमरे में आ जाती थी और सारा वक्त बंद चारदीवारी में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। ऐसे ही काम करते करते वक्त एक दिन दरवाज़ा बजा और मैंने दरवाज़ा खोला तो वही मासूम सी चेहरे वाली लड़की दोबारा से हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और औलाद के लिए अपनी झोली फैला रही थी। मैं उसे किसी जुर्म का निशाना बनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं उसे कह दिया कि मेरे ससुर अब इलाज नहीं करते और बेहतर यह है कि वो वापस लौट जाए और दोबारा कभी हमारे दरवाजे ना आए। लेकिन वो मेरे ससुर की इस कदर तारीफ सुन चुकी थी कि वापस लौटने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैं उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में लाई, दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद उसे वो सच बता दिया जो मुझ पर बीत चुका था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। अब वह मेरी शुक्रगुजार होकर वापस लौट गई थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से किसी एक गरीब औरत की तो ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं खुद को तो ना बचा सकी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब इस दरवाजे पर आने वाली हर औरत की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी दरवाज़ा बजता मैं दौड़ी चली जाती और अगर कोई औरत आती तो उसे भगा देती। एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली खड़ी थी, जो मेरी बचपन की दोस्त थी और बहुत साल के बाद मैंने उसे देखा था। मुझे देखते ही वह मेरे गले लग गई और कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया। कुछ देर तो हम इधर उधर की बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी, जो अब एसएचओ बन चुका है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने सोच लिया, अब मैं जालिमों को जेल तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को सारा सच बता दिया और उसे मदद के लिए बोली। साथ ही इस बात के लिए भी राज़ी किया कि कभी भी मेरा नाम नहीं आए, क्योंकि मैं संजीव से जुदा नहीं होना चाहती थी। मेरी दोस्त ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी और 2 दिन बाद ही पुलिस हमारे घर की तलाशी ली। पुलिस को मेरे ससुर के खिलाफ पूरा गवाह मिल चुका था और मेरा ससुर गिरफ्तार हो गए। मैंने संजीव को ये खबर सुनाई तो वो भी विदेश से वापस चले आए, क्योंकि अब घर में मैं और मम्मी अकेले रहते थे। संजीव कहने लगे कि उन्हें अपने पापा का सच बहुत पहले से मालूम था। कई बार उन्होंने अपने पापा को इस गलत काम से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पापा ने उनकी बात नहीं मानी और आज बदनामी के दिन हमें देखने को मिली। संजीव की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वो अपने पापा का सारा सच जानते थे और फिर भी खामोश रहे। शायद इसी वजह से मेरी सूरत में उन्हें सज़ा मिल गई थी। अब मुझे समझ आया था कि मेरा प्रेग्नेंट होना मेरी सज़ा नहीं बल्कि मेरे पति की सज़ा थी, जिन्होंने कई औरतों की बर्बादी को खामोशी से बर्दाश्त किया था। उस कमरे को पुलिस ने फ़िलहाल सील कर दिया था, क्योंकि वो कमरा इलाज का नहीं बल्कि उस कमरे से छुपा हुआ एक रास्ता दूसरे हवेली की तरफ निकलता था, जो शायद पुराने समय में उस हवेली से दूसरे हवेली तक जाने के लिए बनाई गई थी या फिर मुश्किल वक्त में भागने के लिए। यह पूरा गांव पुराने ज़माने की हवेली के ऊपर बना हुआ था और उस कमरे से निकलने वाला रास्ता दूसरी हवेली तक जाती थी। मेरे ससुर औरतों का इलाज करने के लिए उस कमरे में ले जाते थे और उन्हें इलाज के नाम पर उस रास्ते से गुजार कर दूसरी हवेली में पहुंचा देते थे।
जहाँ कई घंटों तक किसी न किसी दरिंदे का शिकार बनाई जाती थी। वो मर्द उस औरत के साथ अपनी जब उनका दिल भर जाता तो उस औरत को वापस उसी रास्ते के जरिए इस कमरे में भेज दिया जाता था। कई घंटों जुल्म के बाद जब वो औरत कमरे से निकलती तो वो अपने होश में न रहती। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और उसकी हालत चलने लायक भी ना होती। उसके पास तो कहने के लिए आवाज़ भी ना होते। इसलिए जब भी मैं ऐसी किसी औरत को रोकने की कोशिश करती तो वो भागती चली जाती। बेहोशी के आलम में जब मैं उस कमरे में पड़ी थी तो मेरे साथ भी जाती की गई थी, लेकिन किसने और कैसे की थी ये बात मुझे आज तक पता नहीं चल सकी थी और ना ही मेरे ससुर को इस बात का पता था। शायद उसी रास्ते के जरिए से कोई इस रूम में चला आया था जिसने मुझे बेहोश पाकर अपनी प्यास बुझा ली थी। होश में आने के बाद मैं वापस कमरे में लौट आई थी। मेरे ससुर को कानों कान खबर नहीं हुई क्योंकि वह घर पर नहीं थे, लेकिन अगली बार जब मैं टॉर्च लेकर उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे ससुर उस रास्ते के जरिए दूसरी हवेली में जा रहे थे और मैं भी खामोशी से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वहां पहुंचते ही मैंने एक औरत की बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखा था। मेरे 60 साल के बूढ़े ससुर उस मंजर को ऐसे मज़े लेकर एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें ये सब देखकर सुकून महसूस हो रहा हो। मेरे ससुर में तो दम भी नहीं था, लेकिन वो ये सब देखकर ही अपने दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। उसकी हालत देखकर मेरे लिए वहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मैं वापसी के लिए चली तो उसी वक्त मेरे ससुर ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे वापस उसी कमरे में ले आए थे। मेरे साथ इस कदर सख्ती से पेश आए थे कि मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर ने मुझे कहा था कि अगर मैंने अपनी ज़बान खोली और कभी इस कमरे के तरफ देखा तो वो मेरा संजीव से डिवोर्स दिलवा देंगे। उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि ये सब देखकर अपने अंदर की प्यास बुझाना था। ससुर की धमकी से मैं खामोश हो गई थी क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था, ना ही मेरा पति यहाँ था। लेकिन जब मेरी दोस्त आई तो मैंने उसे सारा सच सुनाया। जालिम का रस्सी खींचने का वक्त आ चुका था, इसलिए शायद सालों बाद मेरे दोस्त मेरी याद में मेरे घर पहुँच गई थी। पुलिस वालों ने मेरे ससुर को ही नहीं बल्कि दूसरी हवेली में रहने वाले पूरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। यह एक बहुत बड़ा टीम था जो मिलकर यह काम करता था। कुछ दिन बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था जिसे संजीव ने बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया था। मैं संजीव का चेहरा देखकर सोच रही थी कि संजीव सारी ज़िंदगी इस बात से बेखबर रहेंगे कि ये बच्चा उनका नहीं है बल्कि उनकी गलती की सज़ा है। अगर वो पहले ही अपने पापा के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लिए होते तो शायद इस तरह मेरी इज्जत बर्बाद ना होती और बहुत से औरतें भी बच जाती। मेरी सास को भी सारा सच मालूम था, लेकिन मेरे ससुर उन्हें मुफ्त दवाइयाँ देकर गूंगा बना चुके थे। मेरी सास मुझे इशारों में यही सच बताना चाहती थी, लेकिन यह बात मुझे अब समझ में आई थी। मैं और संजीव अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरी सास की हालत भी अब पहले से बेहतर है। हम इंसान हमेशा अपने सामने होने वाली छोटी मोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन वही बुराई खुद के लिए नुकसान बन जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि जहाँ भी बुराइयों को फलता फूलता देखे उसे वहीं जड़ से ख़त्म कर दे, वरना एक न एक दिन वो बुराई आपके घर तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।